महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और सत्ता से विपक्ष में आया उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार पर हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे का दावा है कि शिंदे को सिर्फ नाम का सीएम बनाया गया है और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और अब ऐसे में कई तथ्य भी सामने आए हैं जो उद्धव के इन दावों को कहीं ना कहीं सही साबित करते हैं। आखिर कैसे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से सत्ता हथिया ली। हालांकि सत्ता पलट के बाद उम्मीद ये थी कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सभी को हैरान कर दिया जब सीएम के लिए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान के बाद से ही उद्धव गुट का दावा है कि ये भी बीजेपी की एक चाल है और जल्द ही बीजेपी शिंदे को कुर्सी से हटा देगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को केंद्र के इशारे पर काम करना पड़ रहा है और उद्धव के ये दावे कुछ हद तक सही साबित होते दिख रहे हैं, जिसका कारण है वो फैसले जो शिंदे सरकार ने लिए हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज होने के बाद फडणवीस और शिंदे ने 3 कैबिनेट बैठक की है और इनमें लिए गए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आ रही है और हर बार फैसला लेने या उसके बाद शिंदे को दिल्ली जाकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करनी पड़ती है और केंद्र के इशारे पर फैसले लेने पड़ रहे हैं। जैसे केंद्र के सबसे महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को दी गई रफ्तार, मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को फिर से आरे जंगल वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, आईपीएस रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए, औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले को पहले रोका गया, फिर फैसला बदल दिया गया, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का निर्देश दिया गया, ठाकरे परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। ये सभी वो फैसले हैं जो उद्धव सरकार के दौरान केंद्र नहीं ले पा रहा था और कई प्रोजेक्ट्स को उद्धव सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ऐसे में शिंदे सरकार बनते ही इन प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दे दी गई है जो उद्धव ठाकरे के दावों पर मुहर लगाता है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। पंजाब सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इसका रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के पास है। यहां तक कि जब अधिकारियों के तबादले का सवाल था तब भी केजरीवाल की दखलंदाजी सामने आई थी। हालांकि उस वक्त तो ये बवाल शांत हो गया था, लेकिन अब सिक्योरिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गंभीर आरोप लगाकर उसे कटघरे में खड़ा किया है। क्या पंजाब में केजरीवाल चला रहे हैं सरकार? क्या मान केवल मुखौटा है? असली किरदार केजरीवाल है? आखिर क्या है केजरीवाल का पंजाब में हक? ये सवाल लगातार सूबे की सियासत को सुलगा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उसे घेर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने सिक्योरिटी को लेकर आप पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा और परगट सिंह ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें दिल्ली के सीएम और आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को पंजाब का संयोजक दिखाया गया है। सुरक्षा की Z+ कैटेगरी में उनका नाम पहले नंबर पर है, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान का नंबर दूसरा है। फिलहाल पंजाब में भगवंत मान आपके प्रधान हैं। कांग्रेस ने इसे फ्रॉड करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी के लिए ये सब किया गया है। पूर्व मंत्री विधायक परगट सिंह ने कहा, भगवंत मान सरकार ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से पंजाब का कन्वीनर दिखाकर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। केजरीवाल के पास पहले ही केंद्र से दिल्ली सीएम के तौर पर Z+ सिक्योरिटी है। एक आम आदमी के पास 2Z+ सिक्योरिटी है। उन्होंने इसे भारतीय राजनीति में नई गिरावट करार दिया। वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। खेरा ने कहा कि दस्तावेज हाईकोर्ट में दायर रिट पिटीशन में लगाए गए हैं, जिस पर सीएम भगवंत मान को जवाब देना होगा। अब सिक्योरिटी को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि सीएम भगवंत मान अपनी सरकार का बचाव कैसे करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन था। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया से पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेसियों ने मार्च निकाला। वहीं पुलिस की तरफ से भी सख्ती देखने को मिली और विजय चौक पर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी से आज ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ की। जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, तब ईडी के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली पुलिस की ज्यादतियां भी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस महिला सांसदों के साथ हाथापाई करती भी नजर आई। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक सांसद का वीडियो साझा कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सवाल पूछने पर महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है। तमिलनाडु के करूर से पार्टी सांसद ज्योतिमणि की एक वीडियो क्लिप जारी की गई है, जिसमें वो अपने साथ हुई व्यवहार का जिक्र कर रही हैं। वहीं वे अपने फटे हुए कपड़े भी दिखा रही हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, ये सांसद जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल जनता के सवाल हैं। सवाल पूछने पर महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है। लोकतंत्र में आपको मुद्दों पर सवाल तो सुनने पड़ेंगे, सवालों से इतना घबराए क्यों हैं? सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठा कर बसों में भरा। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश को पुलिसिया स्टेट में बदल दिया है। सोनिया से ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया। इससे पहले मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने बाल खींचकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज महिला सांसद के साथ दिल्ली पुलिस ने गलत व्यवहार किया है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी नाराजगी जताई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी ईडी ने पूछताछ की। आज सोनिया गांधी से 3 घंटे पूछताछ चली। इससे पहले सोनिया गांधी से 21 और 26 जुलाई को भी पूछताछ हुई थी। 3 दिन की पूछताछ में सोनिया गांधी से तमाम सवाल हुए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। तो अब कब होगी सोनिया गांधी से पूछताछ और क्यों ईडी पूछताछ पर कांग्रेस उठा रही है सवाल? देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरी बार ईडी ने पूछताछ की। आज करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ चली। इसके बाद ईडी की ओर से कहा गया कि सोनिया से पूछताछ खत्म हो गई है और आगे की पूछताछ की फिलहाल जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो समन भेजा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईडी ने 3 दिन में करीब 100 सवाल पूछे, जिनका सोनिया गांधी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। पहले राहुल गांधी को 5 दिन तक तलब कर कई घंटों तक पूछताछ की। इसके बाद सोनिया गांधी से आज तीसरी बार पूछताछ की। ये कब तक जारी रहेगा, इसका कुछ पता नहीं है। अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के बचाव में कहा कि पहले के जमाने में लड़ाई होती थी तो बादशाह की तरफ से हिदायत होती थी कि औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन ईडी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। उनकी तबीयत खराब है, फिर भी उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है। ईडी कार्यालय में सोनिया गांधी के साथ सवाल जवाब चल रहे थे तो दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में पुलिस ने विजय चौक की ओर बढ़ते कांग्रेस के कई सांसदों को हिरासत में लिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस बीच प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तमिलनाडु के करूर से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि की एक वीडियो क्लिप शेयर की। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये सांसद जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल जनता के सवाल हैं। सवाल पूछने पर महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है। लोकतंत्र में आपको मुद्दों पर सवाल तो सुनने पड़ेंगे, सवालों से इतना घबराए क्यों हैं? कांग्रेस लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। देखना है कि इन सवालों का सरकार पर क्या असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। राज्य में ईडी की सक्रियता से टीएमसी मुश्किल में दिख रही है। ईडी टीएमसी विधायक और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। टीएमसी के दूसरे नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं। छापेमारी चल रही है। इसे लेकर ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी और बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। पार्थ चटर्जी ईडी की हिरासत में है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पार्थ और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। अर्पिता के घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान 21 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए थे। टीएमसी के एक विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी ईडी ने समन भेजा था, जिनसे आज पूछताछ हुई। दावा किया जा रहा है कि ईडी के कुछ और नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी की इस अति सक्रियता को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, मैं किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप जब बड़े संस्थान चलाते हैं तो गलतियां होती हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है और दोषी पाए जाते हैं तो फिर उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं छवि खराब
करने वाले के खिलाफ हूँ। ममता ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू अदालत की भूमिका निभा रहा है, हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि इस सरकार के दौर में विपक्षी नेताओं के अलावा कारोबारियों को भी जांच एजेंसियों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियां पक्षपात से दूर रहते हुए काम करती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक दलों की छवि खराब करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ममता ने दावा किया कि बीजेपी 2024 में चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं लौटेगी। मैं नंबरों के बारे में बात कर सकती हूं कि वो कहां से आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी अब सत्ता में वापसी